एजुकेशन पावर इन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो पिछले क्लास में हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़े थे और उसके आगे आज हम लोग प्रोटीन और वसा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए एक क्विक रिवीजन लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो शरीर के ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है और लगभग 50 से 75% जो ऊर्जा हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं और एक साधारण अणु होते हैं, उसके बाद जटिल अणु पॉलीसेकेराइड भी होते हैं। इस प्रकार हम लोग जो देखे थे कि कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत जाने थे और कार्बोहाइड्रेट से विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं उत्पन्न हो जाती है कार्बोहाइड्रेट की कमी से या कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन किस तरह से हमारे शरीर में कार्य करता है, प्रोटीन से हम लोग क्या क्या प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रोटीन जो है वह एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। प्रोटीन क्या होता है? जटिल कार्बनिक यौगिक। जबकि हम लोग कार्बोहाइड्रेट में पढ़े थे कि सरल अणु होते हैं, जबकि प्रोटीन जो है क्या है, जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं और इसमें बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ मिले रहते हैं। इसीलिए हम लोग इसको जटिल कार्बनिक यौगिक कहते हैं, जिसका निर्माण 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। 20 अमीनो अम्ल से मिलकर क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। तो और जितने भी प्रोटीन होते हैं वो नाइट्रोजन युक्त होते हैं, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा मौजूद रहती है। आगे हम लोग देखते हैं कि इसका खोज बार्जिलियस महोदय ने किया था। प्रोटीन का खोज, प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किए थे बार्जिलियस महोदय ने किया था और उन्होंने प्रोटीन से संबंधित विभिन्न जानकारियां दी थी और उसकी चर्चा हम लोग अब इसमें आगे के टॉपिक में करेंगे। तो देखते हैं कि प्रोटीन का मुख्य क्या कार्य है। प्रोटीन क्या करती है? प्रोटीन का जो मुख्य कार्य है टूटी फूटी कोशिकाओं का मरम्मत करना। शरीर में प्रोटीन का मुख्य कार्य है टूटी फूटी कोशिकाओं का मरम्मत करना और नए कोशिकाओं का निर्माण करना। इसीलिए कहा जाता है कि जो बढ़ते बच्चे होते हैं उनके भोज्य पदार्थ में प्रोटीन की मात्रा अधिक होनी चाहिए ताकि उसका जो विकास है वह पूर्ण रूप से हो, विकास बाधित नहीं हो। या जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी ये सलाह दिया जाता है कि भोजन प्रोटीन युक्त करें, आयरन युक्त करें ताकि अधिक से अधिक उन्हें पोषक तत्व प्राप्त हो सके और वो कुपोषण के शिकार नहीं हो। अब हम लोग आगे देखते हैं कि प्रोटीन की आवश्यकता। मानव शरीर में प्रोटीन 20 प्रकार के पाए जाते हैं। 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें 10 प्रकार के प्रोटीन हमारा शरीर स्वयं तैयार कर लेता है, लेकिन 10 प्रकार के जो अन्य प्रोटीन होते हैं उनको हमें भोज्य पदार्थ के द्वारा ग्रहण करना पड़ता है। भोज्य पदार्थ माने बाहरी जो भोजन हम लोग करते हैं उसके द्वारा वो हमें प्राप्त होती है। अगर 10 प्रकार के ऐसे प्रोटीन होते हैं जो शरीर स्वतः से निर्माण कर लेता है और उसकी कमी की भरपाई शरीर हमारा कर देता है, लेकिन जो 10 प्रकार के जो प्रोटीन होते हैं उस प्रोटीन का निर्माण हमें भोज्य पदार्थ के द्वारा ही करना पड़ता है। अब आगे हम देखते हैं कि अनुवांशिकी लक्षणों का विकास का नियंत्रण। अनुवांशिकी लक्षणों के विकास का नियंत्रण, हेरिडिटी जो होता है, वंशानुक्रम जो होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण आता है मनुष्य में, तो उसका नियंत्रण या नियमन प्रोटीन के द्वारा होता है। अनुवांशिक लक्षणों का विकास, डेवलपमेंट जो होता है वो क्या होता है, उसका नियंत्रण जो करता है प्रोटीन, नियंत्रण में अहम भूमिका निभाता है। इसके द्वारा अनुवांशिकी हेरिडिटी के जो लक्षण होते हैं उसको वो नियमन और नियंत्रित करते हैं। और एक और कार्य है
प्रोटीन जैव उत्प्रेरक एवं नियंत्रक का कार्य करता है। जैव उत्प्रेरक और नियंत्रक दोनों का काम करता है। जब हम लोग भोजन करते हैं तो क्या होता है कि वहाँ केमिकल रिएक्शन होती है, मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक एक प्रोसेस चलता है। तो उसी प्रोसेस में क्या होता है, जैव उत्प्रेरक, उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है, एंजाइम जो होते हैं उत्प्रेरक के कार्य करते हैं, यानी कि रासायनिक प्रक्रिया को तेज कर देना। और उसी तरह से क्या होता है, तो ये प्रोटीन जो होते हैं जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं और साथ में नियंत्रक का भी कार्य करते हैं। उसको जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसको एक निश्चित मात्रा नियंत्रक के रूप में भी वो कार्य करते हैं। इस प्रकार प्रोटीन हमारे शरीर में लगभग 15 से 20% जो ऊर्जा हमारे शरीर को मिलती है वो प्रोटीन के द्वारा मिलती है, और 20% ऊर्जा हम प्रोटीन के द्वारा हम प्राप्त करते हैं, जो एक जटिल अणु से, जटिल कार्बनिक यौगिक अणुओं से हमें मिलता है। आगे अब हम लोग देखते हैं इसी क्रम में वसा फैट, जो क्या है कि मानव शरीर के लिए अति महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। और उस पोषक तत्व में जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जो पढ़े हैं उससे से ये जटिल होते हैं, काफी ये जटिल होते हैं, और इसमें ऊर्जा की मात्रा भी अधिक होती है। और फैट के बारे में हम लोग देखते हैं तो इसको ग्लिसरॉल अम्ल का बना होता है। फैट कौन चीज का बना होता है, यहाँ देखे हैं हम लोग जटिल कार्बनिक यौगिक अणु का बना होता है, जबकि वसा ग्लिसरॉल अम्ल का बना होता है। और इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मात्रा है वो अलग अलग मात्रा होता है। जबकि हम लोग कार्बोहाइड्रेट में देखे हैं कि कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन का मात्रा फिक्स था, लिमिट था। कार्बन की मात्रा 1 थी, हाइड्रोजन 2 थे और ऑक्सीजन 1 थे। इस प्रकार से वहां अणुनिश्चित थे। लेकिन यहाँ क्या है, वसा में ये ग्लिसरॉल अम्ल का बना होता है और इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा लिमिट नहीं होती है, कम बेस भी होगा, लेकिन ये क्या है, जटिल अणु होते हैं और ये दोनों प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं, ज्यादा ऊर्जा देते हैं। लेकिन ये संचित ऊर्जा होती है। वसा की ऊर्जा क्या होती है, संचित ऊर्जा के रूप में यह कार्य करता है। वसा हमें ऊर्जा उस समय प्रदान करती है जिस समय शरीर का जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाती है, या हार्ड वर्किंग के समय क्या होते हैं, हमारे शरीर का कार्बोहाइड्रेट का लेवल जब कम हो जाता है तो वसा रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा पुनः कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित होकर हमें आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, संचित ऊर्जा के रूप में इसको हम जानते हैं, वसा को। आगे हम लोग देखते हैं कि वसा संश्लेषण, वसा का संश्लेषण कहाँ होता है। संश्लेषण का अभिप्राय हुआ उसका वसा कैसे मॉडिफाई होते हैं, तो उसका संश्लेषण सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में वसा का संश्लेषण होता है। और वसा के कुछ कार्य होते हैं। वसा के मुख्य कार्य जो होते हैं, शरीर के ताप का नियमन करना, नियंत्रित करना। हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग फैटी कोई भी ऑयली चीज जब वसा का सेवन करते हैं तो वो हमारे स्किन के निचले वाले लेयर में, स्किन के निचले वाले लेयर में और मसल्स के ऊपरे वाले लेयर में क्या होते हैं कि वो जम जाते हैं, और जम कर क्या करते हैं कि ताप का नियमन करते हैं। जब अधिक ठंडा होता है तो हम लोग देखते हैं कि स्किन के नीचे त्वचा जो है रूखरा पड़ने लगता है। इसका क्या कारण है, जो फैट होते हैं वो क्या होते हैं, स्किन के नीचे
जम जाते हैं, और जमने से जो उस समय टेम्परेचर काफी लो रहता है बाहर का एटमॉस्फेयर का, और हमारे शरीर को एक निश्चित ताप चाहिए 37 डिग्री सी टेम्परेचर हमेशा मेंटेन होना चाहिए बॉडी का, तो उतना तो रह नहीं पाता है। वायुमंडल का ताप नीचे की ओर रहता है, कभी 15-20 होता है, जिस समय ठंडा अधिक पड़ने लगता है उस समय क्या होते हैं, फैट हमारे स्किन के नीचे जमकर हमारे बॉडी के ताप का वह नियमन करता है, नियंत्रित कर लेता है। इस तरह से वसा के ये मुख्य कार्य होते हैं जिससे हम लोग ठंड से बचते हैं। और दूसरा, अगर बहुत ज्यादा गर्मी हो, बहुत ज्यादा जब गर्मी रहती है तो भी उस समय एक निश्चित ताप पर लाती है, वसा जो स्किन के नीचे होते हैं वो पिघल जाते हैं गर्मी के कारण, और जब बहुत ज्यादा गर्मी होगा तो वहां से स्किन से स्वेट यानी कि पसीना बाहर निकालकर हमारे ताप का नियमन कर लेता है, शरीर का नियमन कर लेता है ताप का। इस प्रकार हम देखते हैं कि वसा हमारे शरीर के लिए अति महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। इनका मुख्य कार्य जो होता है ताप का नियमन करना। अब है दूसरा, और एक और मुख्य कार्य होता है आवश्यकता पड़ने पर, जरूरी पड़ने पर यह संचित ऊर्जा के रूप में कार्य करते हैं, हमारे शरीर को संचित ऊर्जा के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। अब ये संचित ऊर्जा हम कब उपयोग करते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि भोज्य पदार्थ अगर हम लोग सामान्य मनुष्य जब ठीक ठाक अवस्था में रहता है तो भोजन करते रहता है, और भोजन से हमें सभी आवश्यक पोषक तत्व मिलती रहती है। लेकिन कभी अचानक हम लोगों का तबीयत खराब होता है, 2-4 दिन 5 दिन 7 दिन हम लोग बेड पर रहते हैं, और उस समय भोजन की मात्रा काफी कम हो जाती है, और शरीर को चलने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा होती है वो हमें भोजन से प्राप्त नहीं हो पाता है। उस समय क्या करता है कि जो हमारे स्किन के नीचे या जो हमारे बॉडी में फैट जमे होते हैं, वो फैट क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्रिया होती है, उसके द्वारा उसका फैट का जारण होता है, फैट पिघलते हैं और वह कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित होकर क्या करते हैं कि हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से उसे हम लोग फैट को हम लोग संचित ऊर्जा के रूप में देखते हैं, और उसका एक मुख्य काम है जब हमारे शरीर को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस समय फैट हमें ऊर्जा प्रदान करती है। अब एक और फैट का मुख्य कार्य है कि घात प्रतिघात या चोट लगने पर या घाव हो जाने पर घाव भरने के लिए, ऐसे हम लोग पिछले क्लास में जब विटामिन पढ़ रहे थे तो विटामिन में भी विटामिन सी की मुख्य भूमिका होती है कि जिसको विटामिन की सी की प्रचुरता के कारण घाव जल्दी भर जाते हैं। तो यहाँ भी जो है वसा का मुख्य कार्य जो है क्या है कि घाव अगर हुआ और घात प्रतिघात किसी अंग को चोट लगता है तो उस स्थिति में क्या होता है, उस अंग की सुरक्षा करना वसा का दायित्व होता है, सुरक्षा प्रदान करती है एक तरह से। और दूसरा क्या है कि अगर घाव होता है तो उसको जल्दी से वो भर देती है। अब आगे देखते हैं वसा का मुख्य जो कार्य है एक और है, भोजन को स्वादिष्ट बनाती है। भोज्य पदार्थ जो भोजन हम लोग करते हैं उस भोजन को क्या करती है कि स्वादिष्ट बनाती है और रुचिकर बनाती है। जैसे अब हम लोग सामान्य रूप से आजकल दैनिक जीवन में भी उपयोग होने लगा है, जैसे तेल मसाला है या रिफाइन है, डालडा है, ये सब क्या करता है भोजन को रुचिकर बनाता है। हालांकि ये हानिकारक है, काफी हानिकारक है, फिर भी उसके बिना भोज्य पदार्थ जो होते हैं अधूरे लगते हैं। मात्रा भले ही कम बेश हो सकती है लेकिन उसका उपयोग हम लोग करते ही करते हैं। तो इस प्रकार से वसा से का जो हम लोग वसा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त किए, प्रोटीन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त किए, और कार्बोहाइड्रेट किस तरह से हमारे शरीर में कार्य करते हैं। और आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में इससे संबंधित अन्य वीडियो अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।